हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो भी हमने वीडियो में डिस्कस कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। तो उसी के रेफरेंस में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी बच्चों, जैसा कि हमने बता रखा है कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का सबसे बेसिक फार्मूला मैंने बताया R इक्वल टू रो एल अपान ए। क्लियर है। और इसकी जो यूनिट है R इक्वल टू रो एल अपान ए में रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है ना। और ध्यान देना बच्चों, इसमें रो जो है ना, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। और हमने कहा था कि ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कैसी होती है ये, मटेरियल डिपेंडेंट होता है। गॉट माय पॉइंट। यानी कि तब तक नहीं बदलता है जब तक कि मटेरियल चेंज नहीं होता वायर का। क्लियर है। भले उसकी डायमेंशंस बदल दी जाए, मोटा ले लिया जाए, पतला ले लिया जाए, लेंदी ले लिया जाए, छोटा ले लिया जाए, लेकिन तब तक रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि उसका मटेरियल चेंज ना किया जाए। ओके, गॉट दिस। चलिए हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। तो हमने कहा था यहाँ से रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तब होगा जब एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो। बताया था मैंने। ऐसे में अगर दो डिफरेंट लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस निकालना तो R1 अपान R2 इक्वल टू मैंने कहा था L1 अपान L2 लगा लेते हैं। गॉट दिस। इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ a wire is made n times without changing its cross section, then find out its न्यू रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लेट कर लेते हैं। मान लिया कि उसकी इनिशियल लेंथ L1 क्या थी बच्चों, L थी। तो L2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा। फार्मूला अपन को पता है R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। धर दो वैल्यू, L1 बोले तो L, L2 बोले तो NL। L से L निपटा देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेने का, तो R2 आ जाएगा n टाइम्स ऑफ R1। यानी कि जब किसी वायर की लेंथ हम डबल कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स क्रॉस सेक्शन, देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स n टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। गॉट दिस। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था इसी में कंसेप्ट आता है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड। अगर कोई वायर स्ट्रेच कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में मैंने फार्मूला बताया था, देन R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बताया गया प्यारे बच्चों A2 अपान A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बताया गया R2 अपान R1 की होल पावर 4 इक्वल टू बताया गया D2 अपान D1 की होल पावर 4। गॉट दिस। ये फार्मूला आपको पता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल तब करना है तुम्हें जब सिर्फ रेजिस्टेंस और लेंथ की चर्चा की जाए। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन की बात करी जाए। इसका आप यूज तब करोगे रेजिस्टेंस और रेडियस की बात करी जाए। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब रेजिस्टेंस और डायमीटर की बात करी जाए। ओके चलो, तो ध्यान देना, इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड up to n times of original length, then calculate its new resistance। ओके बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो इनिशियल लेंथ L1 है ना,
वो L है, और बच्चों जो L2 है ना वो n टाइम्स ऑफ L है। और याद रहे क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेच, जब स्ट्रेच किया जाएगा तो इसमें से फार्मूला लगाना अपन को। तो क्या कर लेंगे, सिंस वी नो दैट, आप भी जानते हैं, बताया जा चुका है क्योंकि आप अच्छे हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। क्यों भैया, होता है कि नहीं होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता भाई। L1 की वैल्यू L धर लो, L2 की वैल्यू n टाइम्स L धर लो, स्क्वायर लगा दो, L से L निपटा लेने का। तो क्या मिल जाएगा बच्चा, R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर। गॉट दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो R2 क्या जाएगा बोलो भाई, n स्क्वायर टाइम्स R1 आ गया। यानी कि जब भी स्ट्रेच किया जाएगा किसी वायर को और उसकी लेंथ को अगर हम n टाइम्स कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाता है। गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में और छोटी छोटी चर्चाएं कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया तो भैया n की औकात कितनी हो गई, 2 हो गई। धर दो वैल्यू, देखो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, फटाक से आंसर देने का, बिना कोनो टेंशन के, बिना किसी जंजाल के। ओके, तो R2 इक्वल टू n की औकात धर दो भैया 2 का स्क्वायर इंटू में R1 बोले तो आ गया 4R1, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ओके, इसी प्रकार से अगर हम n की वैल्यू मान लेते, हाफ ले लेते, यानी कि वायर को हाफ कर दिया जाता, तो ऐसी हालात में क्या हो जाता भैया, देखो हाफ का स्क्वायर और इंटू में R1, हाफ का स्क्वायर हो जाता भैया 1/4 R1। पता नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया भाई, क्लियर है। चलिए इसी में अगर मैं ले लेता हूं बच्चों कि n की वैल्यू मैंने कह दिया कि भाई 1/4 कर दिया गया, ठीक है। तो R2 क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 1/4 का स्क्वायर इंटू में R1 बोले तो 1/16 R1 आ जाएगा। गॉट दिस। अगर यहाँ पर बच्चों मैं ले लेता n इक्वल टू 3, यानी कि लेंथ 3 टाइम्स हो जाती है स्ट्रेच करके, तो क्या मिल जाता, R2 3 का स्क्वायर इंटू R1 बोले तो 9 टाइम्स ऑफ R1 मिल जाता। आई थिंक बच्चा लोग यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। बच्चों ध्यान देना है, कोई भी चीज़ आपको टफ लगती है तो आपको घबराना नहीं है, जो चीज़ कठिन हो ना उसी पे ज़्यादा ताकत लगानी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ठीक है बच्चों। तो ये रही बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने कह दिया इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड the wire is stretched to make its length increased by 10%, then find new resistance, change in resistance and percentage change in resistance। ओके बच्चों, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देने का। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे बच्चों कि जो ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ L1 क्या है बच्चों, L है, तो L2 जो है वो क्या हो जा रहा है, इतना खींचा गया कि उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, 10% इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी कि L1 तो था ही था, प्लस 10% ऑफ L1 हो गया, यानी कि L2 जो हो जाएगा बच्चों L प्लस 10% बोले तो अपन 100 इंटू L, 0 से 0 निपटा लेने का, तो L2 आ जाएगा 11L/10। गॉट दिस, ये आ गया L2। तो अपने को न्यू रेजिस्टेंस बताना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सिंस R1 अपान R2 इक्वल टू क्या पढ़ा बच्चों ने, L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। तो R1 अपान R2 इक्वल टू L1 हो गया L, L2 हो गया 11L/10 और इस पूरे का होल स्क्वायर। पता नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया भाई। इसको लिख सकते हो बच्चों L/1 इंटू में 10/11L का होल स्क्वायर, क्लियर है।
देखो L से L निपटा दिया और इसका स्क्वायर किया तो 100 और ये आ गया 121। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बचवा तो R2 इक्वल टू क्या आ गया बाबू 121/100 R1। बोलो आया कि नहीं आया? ये आ गया न्यू रजिस्टेंस। पहले पार्ट का जवाब हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर। डेल्टा आर जरा देखो 121/100 कितना आ रहा है 1.21। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया और आपको वैसा ही पता है, अरे बबुआ वैसा ही पता है कि लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है ना? तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, R2 माइनस R1। R2 की औकात क्या है 121/100 R1 माइनस का R1। अरे भैया एलसीएम लेना जाना था, अपान 1 कर दो। डेल्टा आर इक्वल टू ये आ जाएगा 121 R1 माइनस का 100 R1 और अपान 100। तो क्या आ गया बचवा 21/100 R1। ये आ गया चेंज इन रेजिस्टेंस। बोलो चमका या नहीं चमका? अब क्या कर लेना बच्चों, इसको हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दीजिए। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ गया बचवा 21 R1 अपान 100 आ गया और अपान में क्या है R1 और इंटू में क्या है 100%। R1 से R1 निपटा दो, 100 से 100 चिपका दो। तो बताओ भैया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना मिल गया जा करके 21%। यानी कि उसकी रेजिस्टेंस में 21% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बच्चों? तो ये तो था इस पर बेस्ड, कंसेप्ट पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ डिस्कशन करते हैं जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों कि कैसे रेजिस्टेंस को खींचने पर क्या फर्क पड़ता है और रेजिस्टेंस वायर को बिना एरिया चेंज किए हुए उसकी लेंथ को बढ़ाने में रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके बच्चों, और कोई चीज अगर नहीं समझ आती है तो आपको उसी पर प्रयासरत रहना है, बार बार उसे सीखने की जिज्ञासा व्यक्त करते रहनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर? क्योंकि ये तो बात आपने पढ़ाई है कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और असरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। समझ गए बच्चों? मतलब कोई काम अगर आप बार बार आप करेंगे तो आज नहीं कल सफलता जरूर मिलती है। क्लियर है ना? तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग रिवाइज करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस से रिलेटेड। क्लियर है ना? तो बच्चों हम बात करेंगे कटिंग ऑफ अ वायर पर क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस का। क्लियर है ना? तो अगला कंसेप्ट मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है? किसी भी वायर को अगर हम पार्ट्स में कट कर दें और क्या करें कि इक्वल पार्ट्स में अगर कट कर दें बच्चों, ठीक है, किसी भी वायर को अगर हम इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो ध्यान देंगे उसके प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या हो जाता है बच्चों, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाता है। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं कोई एक वायर है आपके पास, सपोज दैट 4 ओम रेजिस्टेंस का, कितने का है 4 ओम रेजिस्टेंस का कोई एक वायर है। ओके बच्चों, तो अगर 4 ओम रेजिस्टेंस का कोई वायर है और उसको अगर हम कहते हैं कि भाई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाता है ना वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा। यानी कि 4 ओम का रेजिस्टेंस था और 4 बराबर भागों में आपने बांट दिया तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 ओम का प्रत्येक पार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। गॉट दिस? चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपको ये समझना बच्चों, इफ
a wire of resistance capital R ohm is cut into n equal parts, then the resistance of each part इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ओम। कितने ओम का हो जाता है। ये क्या है, कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ गया बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है वो ध्यान रखना है। इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस कैसे आता है बच्चों, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। और ध्यान रखना कि सीरीज में करंट क्या रहती है प्यारे बचवा, सेम रहती है, और पोटेंशियल क्या रहता है, सेम नहीं रहता है। बोलो समझ आया क्या। और पैरेलल में क्या होता है, उल्टी कहानी होती है। इन पैरेलल में क्या होता है बच्चों, नेट रेजिस्टेंस जो आता है आर पैरेलल या आरपी लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपान आरपी इक्वल टू आ जाता है बच्चों 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डैश डैश। क्लियर है। और यहाँ पर क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में, जबकि करंट क्या रहती है, सेम नहीं रहती। क्लियर है। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन ये है कि a wire of 4 ohm is cut into 4 parts, and then these are ones connected in series and then in parallel. Calculate the ratio of resultant resistance in series and resultant resistance in parallel. क्वेश्चन समझ आया बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसे 4 बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया। वो जो 4 पार्ट्स जनरेट हुए उन्हें पहले सीरीज में लगा दिया जाता है एक बार, तो उनका कुछ ना कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा सीरीज में। फिर उन्हीं चारों को डिस्टर्ब कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और फिर परस्पर कैसे लगा दिया गया, पैरेलल में। तो कह रहा सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस आया और जो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस आया उनका रेशियो क्या होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान देना है कैसे सॉल्व करेंगे। हम 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 4/4। तो हम लिखते हैं यहाँ पे R1 R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4/4। 4 ओरिजिनल रेजिस्टेंस और 4 पार्ट्स, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम का प्रत्येक पार्ट हो गया। अब हम सीरीज में निकालें, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 ओम। ये आ गया सीरीज में नेट रेजिस्टेंस, जब उनको कट करने के बाद सीरीज में लगा दिया गया। क्लियर है बच्चों। अब पैरेलल में निकाल देते हैं, तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3 1 प्लस 1/R4 1 इक्वल टू, बताओ बच्चों ये एलसीएम तो 1 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4/1। अब बचवे यहीं पर गलती करते हैं बबुआ लोग, ठीक है, जो एकदम से लतियड़ होते हैं, पढ़ते नहीं है ना, वो यहीं पे गलती कर देते हैं। समझ गए ना, आप तो स्मार्ट हैं, आप समझते हैं। तो देखो 1/RP क्या आ गया, 4 आ गया, तो RP क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर RP जो आ जाएगा वो 1/4 ओम आ गया। क्लियर है। तो अपने को RS और RP मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया, RS और RP मिल गया। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। हेंस RS/RP इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों,
4/1/4, तो ये रिवर्स होकर के आ जाएगा 16:1। क्या आ जाएगा बच्चों? 16:1। सो दिस इज द रेशियो। गॉट माई पॉइंट? कभी कभी क्वेश्चन में कह देता बच्चों कि नहीं पैरेलल का सीरीज से रेशियो बताओ, तो क्या आ जाता 1/16। पता नहीं तुम्हें चमका कि नहीं चमका भाई। क्लियर है ना? सो दिस इज व्हाट वी गॉट टुडे बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, जो हमें इस कंसेप्ट के भी यहाँ पर समझ आया। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, मिलता जुलता, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपसे कह दिया गया कि भाई अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is bent into a circle, then find net resistance across its one diameter। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ आ गया? तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। मान लिया अपने पास कोई एक वायर है इस तरह से, ये 4 ohm रेजिस्टेंस का वायर है। क्लियर है? कहा गया इसको फोल्ड करके एक ऐसे सर्कल बना दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी भी इसकी लेंथ जो भी होगी वो वही रहेगी, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? वही रहेगा, 4 ohm रहेगा। यहाँ कहीं पर सेंटर है, तो कह रहा है डायमीटर के अबाउट इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये डायमीटर ए बी है, तो इसके सेंटर ओ से पास हो रहा है, तो ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बच्चों इसमें भी यही कंसेप्ट लग जाएगा, कटिंग वाला। ठीक है? इस वायर को जब आपने सर्कल के फॉर्म में बेंड किया ना, तो इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, क्योंकि यू नो अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इन 2 equal हाफ, तो इक्वल हाफ में बांट देता है, या 2 सेमी सर्कल में बांट देता है। तो ऐसी कंडीशन में जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना इसका होगा, और दोनों कंबाइंड इफेक्ट सीरीज में कितना आना चाहिए? 4 ohm। यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो गया? 2 ohm का, और ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? 2 ohm। तो ध्यान देंगे, अक्रॉस डायमीटर ए बी, ठीक है, अक्रॉस डायमीटर ए बी जो अपर पार्ट का रेजिस्टेंस है वो 2 ohm और लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस भी 2 ohm। तो आप लिखेंगे 2 ohm पैरेलल टू 2 ohm, हेंस नेट रेजिस्टेंस 1/R net इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो कितना हो गया बच्चा? 2/2। 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1/1। इसका मतलब 1 भी लिख सकते हो। तो देखो 1/R net आ गया 1, तो R net चाहिए ना आपको, तो R net कितना हो गया बचवा? ये हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 ohm। बोलो समझ आया क्या? क्लियर है बच्चों? गॉट दिस? तो देखो 4 ohm का रेजिस्टेंस का वायर था, उसको जब सर्कल बनाया गया, तो डायमीटर के क्रॉस जब आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है नेट रेजिस्टेंस, तो डायमीटर के एक तरफ यानी अपर हाफ का रेजिस्टेंस हो गया 2 ohm और लोअर हाफ का भी हो गया 2 ohm, और ये 2 ohm के रेजिस्टेंस अब कैसे हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने लगा दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन यहीं पर देखिए, मान लिया हमने कि भाई 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इफ R1 एंड R2 बी इन पैरेलल देन कैलकुलेट R net। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देने का। सिंस वी नो दैट 1/R net इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बचवा लोग एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 ऊपर कहा जाएगा बाबू R1 प्लस R2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R net इन पैरेलल क्या आ जाता है बच्चों? ये आ जाता R1 R2 अपान R1 प्लस R2 ओम, ये आ जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म है, जब भी आपको 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आपको सीधा क्या करना है? उन दोनों का प्रोडक्ट अपान उन दोनों का सम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं बचवा कि हमने कह दिया भाई 2 ohm पैरेलल टू 4 ohm है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो फटाक से क्या करना है?
आर नेट इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट लिखा 2 इंटू 4 और दोनों का सम लिखा। क्लियर है? क्या आ गया 8/6, 2 से काट दो तो भाई साहब आर नेट कितना आ जाएगा बोलो 4/3 ओम। पता नहीं तुम्हें चमका कि नहीं चमका। गॉट दिस? इतनी बात समझ आ गई प्यारे बच्चों। तो जब भी कभी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं और उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो तुरंत उनका प्रोडक्ट करिए अपन उनका सम करिए। ये रहा आज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मेरे साथ इसी तरह अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।